Good morning, students. In our last class, the last topic that we have discussed was shape of cells, right? We have seen that there are different types of cells, such as round shape, spindle shape, or long branched shape, right? So, the cells are of different shapes that we have seen. Now, our next topic is size of cell. सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज ऑल्सो राइट। मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल है उसका साइज़ बड़ा हो सकता है, कुछ में उसका साइज़ छोटा हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल का साइज़ है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है, राइट। Now, the size of a cell in living organism may be small as the millionth of a meter or may be as large as a few centimeters, right? मतलब हर एक सेल में जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल का साइज़ है वो बहुत छोटा भी हो सकता है, मतलब एक मीटर का एक मिलियंथ पार्ट जितना छोटा भी हो सकता है, और इट मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑल्सो, है ना, मतलब कुछ सेंटीमीटर जितना बड़ा भी हो सकता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज, है ना। जो हालांकि जो ज़्यादातर सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, और उनको हम हमारी नॉर्मल ह्यूमन आइज से नहीं देख सकते हैं। दे नीड टू बी एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप, और उनको हमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम उनको क्लियरली देखना चाहते हैं तो हमको माइक्रोस्कोप के अंडर उन सेल्स को रख के और फिर देखना पड़ता है, राइट। द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जो सबसे छोटा सेल होता है वो उसका साइज़ क्या होता है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, है ना। और माइक्रोमीटर का मतलब क्या, अगर हम 1 मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट करें तो उसको हम बोलते हैं 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर। और इस साइज़ का सेल कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरियाज में। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm to and cross 130 mm in is the egg of an ostrich। और जो लार्जेस्ट सेल पाया जाता है उसका साइज़ क्या है, 170 mm क्रॉस 130 mm, मतलब यहाँ पर उसका डायमेंशन दे रखा है, और उसका डायमेंशन क्या है, 170 mm क्रॉस 130 mm। और इस साइज़ का जो सेल होता है वो किस में पाया जाता है, एक ऑस्ट्रिच के एग में, राइट। जो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्ड, ओके। ऑस्ट्रिच इज़ द नेम ऑफ अ बर्ड। ऑस्ट्रिच एक तरह का बर्ड होता है, ओके। नाउ द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल, राइट। मतलब सेल के साइज पर किसी भी एनिमल की बॉडी का साइज़ डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एनिमल बड़ा है तो उसका सेल भी बड़ा होगा, और अगर कोई एनिमल छोटा है तो उसका सेल भी छोटा होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच लार्जर देन दोज इन अ रैट, राइट। जैसे कि अगर एलिफेंट का साइज़ बड़ा होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट के जो सेल हैं वो एक रैट मतलब एक चूहे के सेल से बड़े हों, राइट। मतलब किसी एनिमल का साइज़ उसके सेल्स पर डिपेंड नहीं करता है, ओके। द साइज़ ऑफ अ सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। और किसी भी सेल का जो साइज़ होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कि वो क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। किसी भी सेल का साइज़ किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कि उस सेल का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, वो क्या काम कर रहा है हमारी बॉडी में, उस चीज़ पर डिपेंड करता है उसका साइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल नर्व सेल बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बोथ इन एनिमल्स एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, राइट। जो नर्व सेल होता है
वो एलिफेंट और रैट दोनों में ही कैसा होता है, लॉन्ग होता है, मतलब लंबा होता है, और ब्रांच्ड होता है, राइट, मतलब एक सेल से दूसरा सेल जुड़ा हुआ होता है, ब्रांच्ड शेप होता है उसका, ओके। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन इज ऑफ दैट ऑफ ट्रांसफरिंग द मैसेजेस, और एलिफेंट और रैट दोनों में ही ये क्या काम करता है, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ओके। नाउ our next topic is cell structure and functions, okay. Now students, you have to read along with me. Our next topic is cell structures and functions. You have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7th about the digestive organs, which together constitute the digestive system. Each organ in the system perform different functions such as digestion, assimilation, absorption. Similarly, different organs of the plants perform specific या specified functions. Okay, हमने पढ़ा है कि हर एक हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, राइट। और हर एक ऑर्गन का काम जो है वो फिक्स होता है। जैसे हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वेदर इट बी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, बहुत सारे सिस्टम्स हैं और हर एक ऑर्गन का काम जो है वो फिक्स है, राइट। हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन अपना स्पेसिफिक काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो जो उसके जो ऑर्गन्स हैं दैट आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, उनका काम ऑलरेडी फिक्स्ड है, राइट, कि वो हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फूड को डाइजेशन करवाने में हेल्प करते हैं, है ना। मतलब डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ये सब कौन करते हैं, the organs of our digestive system. Similarly, different organs of a plant perform specified functions. For example, root help in absorption of water and mineral. इसी तरह से प्लांट्स में भी अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जो रूट है वो क्या करता है, प्लांट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, है ना। जब हम किसी भी वाटर को या प्लांट को जब भी हम किसी प्लांट को या ट्री को वाटर देते हैं या उसमें खाद डालते हैं तो जो ट्री है उस तक वो वाटर और मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं, रूट्स के थ्रू, क्योंकि जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर हैं, है ना, और वो सॉइल के अंदर से वो उस वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ट्री की बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है, राइट। सो रूट्स का काम क्या हो गया, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का। और जो लीव्स हैं, लीव्स क्या काम करती हैं, हमको पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। सो प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद कैसे बनाते हैं, लीव्स की हेल्प से। सो जो सिंथेसिस ऑफ फूड है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए लीव्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सो इसका मतलब अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है एंड ईच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक वर्क, right. Each organ is further made up of smaller parts called tissues. A tissue is a group of similar cell performing specific functions. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि जो सेल होता है बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे सेम टाइप के टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, राइट। सो सेम टाइप के बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे और सेम टाइप के बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। पहेली रियलाइज्ड दैट एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। ऑब्वियसली जो टिश्यूज़ हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से। सो द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट।
किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल। मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है या जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या हो गई? सेल हो गई। मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी बिल्डिंग की, तो कोई बिल्डिंग ब्रिक्स से मिलकर बनी है, राइट? ईंटों से मिलकर बनी है। सिमिलर तो जो ब्रिक्स है दैट आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ बिल्डिंग। सिमिलरली जो सेल्स हैं वो क्या हो गए? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शनल की बेसिक यूनिट सेल हो जाएगी। ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ अ सेल। ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि जो सेल है वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट? अब सेल के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनका अपना अपना काम फिक्स होता है, और वो सेल के अंदर अलग अलग काम के लिए अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं कि कोई पर्टिकुलर जो पार्ट है वो क्या फंक्शन वो क्या काम करेगा, दैट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ सेल और उनके फंक्शंस। ठीक है, सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनके फंक्शंस के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। किसी भी सेल का जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। मतलब हर एक सेल में ये तीन चीज़ें तो आपको दिख ही जाएंगी। ओके, मतलब इट इज़ मैंडेटरी कि जितने भी सेल्स हैं उनमें ये चीज़ें तो होंगी ही सही। ये सबसे बेसिक कंपोनेंट है हर सेल का। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। और जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड रहते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं एक तरह से पैक्ड रहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। जो मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है, राइट? बेसिकली जो सेल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये जो आउटर है हमने एक लेयर बनाई है, दिस लेयर इज सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में यहाँ पे होता है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर एक जेली जैसा लिक्विड फिल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ओके, सो एक नॉर्मल सेल, उसके तीन मेन कंपोनेंट्स सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है? एक सेल को स्ट्रक्चर या शेप देने का काम करता है। दूसरा, एक सेल को दूसरे सेल से डिवाइड करने का काम भी कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा सेल हुआ, यहाँ एक तीसरा सेल हुआ, तो अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये सारे सेल एक दूसरे में मिक्स हो जाते। तो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करने का काम भी कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। ओके, द plasma membrane is porous and allow the movement of substance or mineral both inward and outward. जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? पोरस होती है, और पोरस मतलब खोखली होती है, और उसके अंदर से सब्सटेंस या तो बाहर भी आ सकता है या बाहर से कोई सब्सटेंस सेल के अंदर भी जा सकता है। दैट मीन्स इट इज़ पोरस एंड इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस both either from outside to inward or from inward to outside. Okay, now the boundary of the onion cell is the cell membrane. यहाँ पे हमको एक अनियन पील दिख रही है इस पिक्चर में, है ना? मतलब अनियन पील मतलब अगर हम आउटर मोस्ट लेयर जो होती है अनियन के ऊपर की जो पतली सी लेयर होती है, एज यू माइट हैव अवेयर ऑफ, तो अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमको उसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ओके, सो ये जो हैं ये क्या हैं? सेल्स हैं अनियन के। अब अनियन के सेल्स में ये हो गया एक सेल, ये हो गया दूसरा सेल, ये हो गया तीसरा सेल, है ना? दिस वन इज़ फोर्थ सेल।
तो आप देख सकते हैं कि सारे सेल जो हैं वो कहीं ना कहीं आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या, सब में एक एक न्यूक्लियस है ना। ये जो सेंटर मोस्ट हमको पार्ट दिख रहा है, दिस सेंटर पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ओके, और ये जो लेयर हमको बाहर वाली जो लेयर दिख रही है जो हमने आउटलाइन बनाई है, दैट आउटलाइन इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करने का काम कर रही है। राइट the central dense round body in the center is called the nucleus। और हर एक सेल के सेंटर में जो थिक राउंड बॉडी है उसको हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस एक सेंटर में होती है, राउंड शेप की बॉडी होती है और डेंस होती है। डेंस मतलब क्या, थिक होती है, मतलब गाढ़ी होती है। हर एक सेल के सेंटर में एक राउंड बॉडी होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। राइट, द जेली लाइक स्ट्रक्चर between the nucleus and the cell membrane is called the cytoplasm। राइट, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड होता है, सेल के अंदर एक जेली जैसा स्ट्रक्चर फिल्ड रहता है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, सो सेल के अंदर एक जेली जैसा स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, सो हमने क्या डिस्कस किया कि एक सेल, उसके अंदर मेनली 3 चीज़ें, पहला सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन, जो सेंटर में डेंस मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड जैसा मटेरियल फिल्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ you have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell। जो सेल का जो शेप होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन ही क्या करती है, किसी भी सेल को शेप देने का काम करती है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट सेल कॉल्ड सेल वॉल। और सेल मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट सेल में एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सिंस प्लांट्स जो हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस, तो उनको प्रोटेक्शन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल्स। राइट, इसलिए उनके सेल्स के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और बेसिकली ये जो सेल वॉल है वो सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। और ये जो एडिशनल लेयर है जो कि सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग होती है, जो सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है, वो प्लांट्स के द्वारा उस ज़रूरी होती है उनके प्रोटेक्शन के लिए। सिंस प्लांट्स अपनी जगह से खुद मूव नहीं कर सकते हैं, तो इनकेस अगर उनको कोई थ्रेट होता है रेनी सीज़न में, या अगर तेज़ विंड आ रही है, या अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट है, तो सेल्स को प्रोटेक्शन के लिए जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल। Plant cell needs protection against the variation in temperature, high wind, speed, atmospheric moisture, etc. राइट, प्लांट्स को प्रोटेक्शन चाहिए होता है अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है उससे, अगर विंड बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से फ्लो हो रही है, या मॉइस्चर है, तो उन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन कौन करता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो, दैट इज़ द सेल वॉल। They are exposed to these variations because they cannot move, है ना, वो अपनी जगह से तो मूव कर नहीं सकते हैं। अगर कोई एनिमल है तो वो वहाँ से वो रेन से बचने के लिए किसी शेड वाली जगह पे चले जाएगा, विंड से बचने के लिए किसी ऐसी जगह पे चले जाएगा जहाँ विंड नहीं लगे। बट प्लांट्स तो जो हैं वो अपनी जगह पे फिक्स ही रहेंगे, दे कैन नॉट मूव। तो उनको प्रोटेक्शन के लिए जो होती है वो सेल वॉल रहती है, जो उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द अदर कैलेमिटीज़। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ लीफ पिल ऑफ अ ट्रेस्केंटिया। राइट, अगर हम लीफ पिल ट्रेस्केंडा
एलोडिया और रियो ये अलग अलग तरह की लीव्स होती हैं। तो अगर हम इन लीव्स को देखें अंडर अ माइक्रोस्कोप तो हम इनमें सेल्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ अनियन, और जैसे हम अनियन की स्लाइड बनाते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, वैसे ही हम इन लीव्स को भी माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, राइट, एंड वी कैन ऑब्जर्व देम। Pahedi asked Bujo if he can also observe animal cell. Now, as we can see here, ये जो हैं ये अलग अलग सेल, ये 5 सेल्स हमको यहाँ दे रखे हैं। इन सब के सेंटर में ये जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर जो फील्ड है ये डॉट डॉट डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये डॉट डॉट डॉट्स इज़ नथिंग बट द साइटोप्लाज्म, राइट। और ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, ओके। और वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को कवर करती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय साइटोप्लाज्म, दैट वी विल सी। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और सेल के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो भी किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स एट्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, सेल के ही पार्ट्स होते हैं। हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ये सब क्या होते हैं, सेल के पार्ट्स, और ये सब भी काय में होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। यू विल लर्न अबाउट देम इन द लेटर क्लासेस, राइट। इनके बारे में हम आगे की बाद वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज nucleus. Nucleus is an important component of the living cell. हर एक सेल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट इज़ द न्यूक्लियस. इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. और न्यूक्लियस जनरली कैसा होता है, स्फेरिकल होता है शेप में, गोल होता है, और कहाँ सिचुएटेड होता है, सेल के सेंटर में. इट कैन बी stained and seen easily with the help of a microscope. इसको हम easily stain कर सकते हैं, मतलब कि कलर करके देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called the nuclear membrane, right? As I have just shown you in the figure कि न्यूक्लियस को जो मेम्ब्रेन कवर कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. This membrane is also porous and allows the movement of material between the cytoplasm and inside the nucleus. ये जो membrane होती है ये भी कैसी होती है, पोरस होती है. पोरस मतलब क्या, खोखली होती है, और ये भी अलाउ करती है सब्सटेंस को बाहर से अंदर आने के लिए और अंदर से बाहर जाने के लिए. मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी जो सब्सटेंस है वो अंदर से बाहर जा सकता है और बाहर से अंदर आ सकता है. With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. और अगर हम हाई मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो हम स्मॉलर स्फेरिकल बॉडीज़ को भी देख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर. मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जिनको हम देख सकते हैं अगर हम हाई मैग्नीफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं तो. इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलस, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस. इन एडिशन, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. थ्रेड मीन्स धागा, धागे जैसे कोई स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स. दे कैरी जीन्स. और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जीन्स को कैरी करते हैं, राइट. आपको पता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अपने जीन्स होते हैं, ठीक है. और उन जीन्स को कैरी कौन करता है,
chromosomes and help in inheritance and transfer of the characters from parents to the offsprings। और ये जो जीन्स होते हैं वो जीन्स क्या काम करते हैं, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने का काम ये क्रोमोसोम्स और जीन्स ही करते हैं, राइट। आपको पता है कि हम में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे पेरेंट्स से मैच करती हैं, राइट। दैट कैन बी एनीथिंग, राइट। द हाइट हो गई, कलर हो गया, वेट इज़ नॉट लाइक दैट, बट हाइट हो गई, कलर हो गया। तो देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पेरेंट्स से मैच करती हैं। तो वो किस कारण होता है, दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू द जीन्स। और इस जीन्स को कैरी कौन करता है, क्रोमोसोम्स। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। और क्रोमोसोम को केवल हम तब देख सकते हैं जब सेल जो है वो डिवाइड कर रहा होता है ना। आपको पता है सेल डिवाइड करते हैं, जब सेल डिवाइड होते हैं केवल उस समय हम क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या होता है, इनहेरिटेंस के अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की उनको भी कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस, राइट। मतलब सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस। द एंटायर कंटेंट ऑफ द सेल, लिविंग सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और सेल के अंदर जितने भी सब्सटेंस हैं उन सबको हम मिलाकर क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। और इस प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी आ जाता है और साइटोप्लाज्म भी आ जाता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। और प्रोटोप्लाज्म को हम सेल का लिविंग सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग अ स्मॉल डेफिनेशन ऑफ जीन्स। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय जीन्स, जो कि कैरी करते हैं हमारे कैरेक्टर्स को फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। व्हाट आर द जीन्स? जीन्स इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। जीन एक यूनिट होती है इनहेरिटेंस की लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को कौन ट्रांसफ़र करवाता है, जीन्स। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो कैरेक्टर्स है उसको कौन ट्रांसफ़र करवाते हैं, जीन्स ट्रांसफ़र करवाते हैं। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स टू यू, है ना। हम में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे पेरेंट्स से मैच करती हैं, तो वो क्वालिटीज़ को कौन ट्रांसफ़र करवाता है, जीन ट्रांसफ़र करवाते हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज़ यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज़, है ना। अगर हो सकता है हमारे फादर या मदर में से किसी की अगर ब्राउन आइज़ हैं तो हमारी आंखें भी ब्राउन होती हैं, हो सकती हैं। तो ऐसा किसके कारण, जीन्स के कारण। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट हैव ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर। हो सकता है हमारे पेरेंट्स में से अगर किसी के कर्ली हेयर्स हैं तो हमारे भी हेयर्स जो हैं वो कर्ली हों। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ज़रूरी नहीं है कि हमारे सेम कैरेक्टर्स ही फॉलो हों, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से मैच करें। और ऐसा क्यों होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के कारण। जिस तरीके से जीन्स कंबाइन करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से हमें इनहेरिटेड होंगे या कौन से नहीं होंगे। ओके, so that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next class. Thank you.